वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कैलकुलस का सेकंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि होता है इंटीग्रेशन, उसका हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस का। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझेंगे कि इंटीग्रल कैलकुलस होता क्या है। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है, बेसिकली इंटीग्रेशन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने इसका जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था उसमें भी बताया था कि इंटीग्रेशन होता क्या है बेसिकली। फिर भी एक बार और बताना चाहूंगी, इंटीग्रेशन का हम जो यूज करते हैं ज्यादातर ऐसे शेप्स के एरिया को फाइंड करने में करते हैं जिसका शेप जो है वो ज्योमेट्रिकली डिफाइंड ना हो। ठीक है, जैसे जो शेप हम लोग जानते हैं ज्योमेट्रिकली डिफाइंड, वो क्या क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, सर्कल होता है, ट्राइंगल होता है। ये सब जो है वो ज्योमेट्रिकली फिक्स्ड शेप्स है। ठीक है, और इसका हम एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर ए स्क्वायर। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और इसका एरिया का फॉर्मूला होता है एक तो होता है हेलेंस फॉर्मूला जो होता है, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो इसका एरिया का फॉर्मूला निकल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इसका एल्टीट्यूड जानते हो तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि ये फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप्स है तो इसका हम एरिया का वैल्यू निकाल सकते हैं अपने फॉर्मूला का यूज करके। लेकिन कुछ ऐसे शेप्स होते हैं जैसे इस टाइप का शेप हो गया अगर, और इसका मुझे बोले कि ये कितना, अगर मैं ये एक्सिस ड्रॉ करूं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये एक प्लेन में है, 2D प्लेन में ये एक एरिया लाई करता है। ठीक है, और हमें बताना है कि ये कितना एरिया कवर कर रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर यहां से यहां तक का इंटीग्रेट करते हैं। जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तभी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो कर्व है इसका फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन का ये क्या है, कर्व है। ठीक है, और हमें इस फंक्शन के अंडर कितना एरिया कवर हो रहा है वो हमें डिटरमाइन करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर x इजिकल टू ए से x इजिकल टू बी तक इसका लिमिट है। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जिस लिमिट के अंदर हम इंटीग्रेशन करते हैं उसे इंटीग्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंट्स। ठीक है, तो इसी बेस में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। अब इंटीग्रेशन के लिए क्या होता है, एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा इसका यूज करते हैं जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो, dx हो। मतलब ये जो इसका ब्रेथ है ना वो dx होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या करते हैं, हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन जो होता है हमारा, इंटीग्रेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है बेसिकली। एक होता है इनडिफिनिट और एक होता है डिफिनिट इंटीग्रल, और एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रल। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है, इनडिफिनिट इंटीग्रल्स उसको कहते हैं जिसकी लिमिट्स हमें डिफाइंड ना हो। ठीक है, ऐसे इंटीग्रल्स फंक्शंस जिनका लिमिट्स हमें डिटरमाइन नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए मुझे इंटीग्रेशन करना है 4x³ प्लस 3x का। ठीक है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इसका लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है, ये लिमिट्स हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे इंटीग्रेशंस को क्या कहते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशंस, जिसका हमें लिमिट्स पता ना हो। ठीक है, ऐसे इंटीग्रेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c को ऐड करते हैं। जो फाइनल आंसर हमारा आता है उसमें हम एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो हमारे पास डिटरमाइंड नहीं है, एकदम फिक्स्ड नहीं है कि नहीं है यही फंक्शन है। इससे पहले भी मैंने वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, प्लस c को ऐड करने का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। ठीक है, f(x) जो है वो एक्स स्क्वायर है, gx जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, और hx जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस तीनों का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, अगर हम इस तीनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy/dx ऑफ fx करके देखिए 2x आएगा, dy/dx ऑफ gx करके देखिए 2x आएगा, और dy/dx ऑफ hx करके देखिए ये भी 2x आएगा। तो इस तीनों का जो डिफरेंशिएशन हुआ वो क्या हो गया, सेम हो गया, लेकिन ये फंक्शन तो तीनों सेम नहीं है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ और बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ कुछ और बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का ग्राफ कुछ और बनेगा। मतलब ये तीनों कर्व जो है वो डिफरेंट है, लेकिन इस तीनों का डिफरेंशिएशन जो आ रहा है वो तो सेम आ रहा है। और हमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है
कि वो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, इनवर्स होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का इनवर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन। जैसे अगर हमारे पास एक दिया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या होता है, 2। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 क्या होगा, विथ रेस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेशन ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2x। जो हमारा यहाँ पे फंक्शन है वही फंक्शन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ये रिलेशन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन सबका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। डिफरेंशिएशन सेम हो गया, मतलब फंक्शन जो, लेकिन हमारा फंक्शन जो है वो सेम नहीं है। तो इस दोनों को मतलब एक जब साइंटिस्ट इसको सॉल्व कर रहे थे तो अगर मान लीजिए फंक्शन हमारा अलग अलग है लेकिन इन सबका डिफरेंशिएशन सेम आ रहा है, अगर इंटीग्रेशन हम नॉर्मल वे से कर दे तो सबका इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर इन सबका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा सिर्फ, लेकिन हमारा फंक्शन तो तीनों अलग अलग है। तो इस केस को, इस मतलब कॉन्ट्राडिक्शन और इस एरर को हमें रिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम ये कांस्टेंट ऐड करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा एरर ना हो आंसर में, फाइनल आंसर में। तो इस कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीग्रल नंबर। ठीक है, लाइक +1 -1 +2 -2 +3 -3 कोई भी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट इसीलिए ऐड किया जाता है कोई भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में। अब डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है कि डिफिनिट इंटीग्रेशन में जो हमारा ग्राफ होता है, मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है इस कर्व का क्या नाम है, एफ एक्स फंक्शन का ये कर्व है। ठीक है, तो अगर हम इसकी लिमिट्स फिक्स्ड कर दें, x = a x = b तक ही हमें फाइंड आउट करना है कि इसका एरिया कितना है, तो इस केस में क्या हो जाता है, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाता है। इसका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, a, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, b। ठीक है, ये दो टाइप का इंटीग्रेशन होता है और दोनों को सॉल्व करने का कुछ कुछ अलग अलग मेथड्स होता है। ठीक है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस के अलग मेथड्स होते हैं, बेसिकली तो सेम ही करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं ना, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन ही करेंगे इस फंक्शन का। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे एफ का dx के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा इससे अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, तो मान लीजिए हमारे पास एक आंसर आया, एक फंक्शन आया 5x। ठीक है, अब जो 5x आएगा उसमें हमें ये लिमिट्स डाल देने हैं b और a। ठीक है, जो 5x आता है हमारा आंसर इंटीग्रेशन करने से, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करने से, तो 5x आएगा। और 5x में क्या करते हैं, हम ये लिमिट्स डाल देते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो phi of b माइनस phi of a, यही करते हैं हम डिफिनिट इंटीग्रेशन में। ठीक है, और बीच में एक निगेटिव का साइन दे देते हैं, तो इससे हमारा एक फाइनल डिजायर्ड आंसर आ जाता है। ठीक है, जो हमारा रियल है, मतलब एकदम फाइनल और कंसाइज फिक्स्ड आंसर है। ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रेशन में हमें एक डिफिनिट आंसर आता है, लेकिन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में आता तो आंसर है लेकिन उसमें कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, जिससे वो फंक्शंस को डिस्टिंग्विश कर पाए कि हाँ ये फंक्शन अलग है और वो फंक्शन अलग है। ठीक है, ये होता है हमारा इंटीग्रेशन। अब हम इसी इंटीग्रल कैलकुलस का बहुत सारा फॉर्मूलाज होता है, जिसमें का फॉर्मूला कुछ हम बेसिक फॉर्मूला बता देते हैं। जैसे कुछ फॉर्मूला इसके बेसिक्स होते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x⁻m dx, ये हो जाता है x⁻m+1 डिवाइडेड बाई m+1 + c। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू क्या होता है, log x + c। इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए कुछ उल्टा होता है। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, पॉजिटिव cos x, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ sin x में क्या होता है, निगेटिव cos x आ जाता है इसका इंटीग्रेशन करने पे। ठीक है, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, -sin x, लेकिन इंटीग्रेशन cos x का क्या होता है, +sin x + c। ठीक है, एक और होता है a⁻x dx का इंटीग्रेशन हो जाता है a⁻x डिवाइडेड बाई log a + c। डिफरेंशिएशन में हम log a को मल्टीप्लाई करते थे और इंटीग्रेशन क्या करते हैं, log a को डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस मेथड से हम इंटीग्रेशन करते हैं। ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है, और उसके बाद बहुत सारे मेथड्स होते हैं इंटीग्रेशन का, जिसमें से 3 बहुत बेसिक मेथड है। ठीक है, 3 बेसिक मेथड्स होते हैं जो हमें पढ़ना है एनसीईआरटी में इंटीग्रेशन करने का। इंटीग्रेशन मेथड्स, जिसमें से फर्स्ट होता है सब्स्टिट्यूशन, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा होता है पार्शियल फ्रैक्शंस,
पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड, और तीसरा होता है बाई पार्ट्स मेथड। ठीक है, इस तीनों मेथड्स का हम बेसिकली यूज करते हैं इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब तीनों का हम सेपरेटली यूज करेंगे। सबसे पहले जो सबसे इजी होता है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, और पार्शियल फ्रैक्शन उससे थोड़ा सा हार्ड होता है। इसमें बेसिकली हमें फॉर्मूलाज याद करने पड़ते हैं और वो फॉर्मूला को हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम ए और बी और सी का वैल्यू डिटरमाइन करके और उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये इजी होता है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं होता। और बाई पार्ट्स में क्या होता है, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो उसका अभी एक फॉर्मूला होता है, एक बेसिक फॉर्मूला जिसका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। उस फॉर्मूला को यूज करके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का। सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे पहले हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि जैसे हमारा एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें दिया माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करना है। तो इसे कैसे करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऐसा देखेंगे सब्स्टिट्यूशन का बेसिकली यूज कहाँ पर कैसे समझेंगे कि यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। इसके लिए क्या करते हैं, हमें सबसे पहले इस बात को सोचना पड़ेगा कि ये जो फंक्शंस दिया है, ठीक है, ऊपर में माइनस साइन एक्स और नीचे में क्या है 1 प्लस कॉस एक्स है। दो फंक्शन है और इस दोनों क्या है, डिवीजन में है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये सोचे कि इसमें से किसी एक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कहीं है इस इक्वेशन, इस मेन फंक्शन में या नहीं। ठीक है, तो अगर 1 प्लस कॉस एक्स है, ठीक है, तो इसमें कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। और यहाँ पे आप देखिए इस मेन फंक्शन में कहीं पे अभी माइनस साइन एक्स है कहाँ है, न्यूमरेटर में है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम सोचेंगे इसी तरीके से कि कहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम तभी अप्लाई करते हैं जब उसका डिफरेंशिएशन, जो उसका डेरिवेटिव है, वो कहीं भी मेन फंक्शन में कहीं पर है। क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए क्योंकि अगर वो मेन फंक्शन में तो कहीं ना कहीं वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वो भी अगर अपोजिट रहे, मान लो ये 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर रहता और माइनस साइन एक्स नीचे रहता है, ठीक है, तब हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते थे। क्योंकि अगर हम ऐसा करते तो क्या हो जाता, माइनस साइन एक्स दोनों डिनोमिनेटर में आ जाता है। डिनोमिनेटर में आने की वजह से ये दोनों स्क्वायर हो जाता, तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते इक्वेशंस के सॉल्व होने की जगह। तो इसी वजह से क्या करते हैं, हम कुछ इस तरह इसको सिंप्लीफाई करते हैं, या फिर मतलब सोचते हैं कि हम इसे काट सकते हैं। ठीक है, इसे कैंसिल कर दे। अब देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता कैसे। सबसे पहले 1 प्लस कॉस एक्स को हम कुछ ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसलिए हम इस पूरे को ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ कॉस एक्स को भी लेते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो 1 प्लस कॉस एक्स को हम टी एज्यूम कर लेते हैं, कोई भी एक फंक्शन, कोई भी एक वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे dt बाई डी एक्स आएगा, क्योंकि ये दूसरा वेरिएबल है और हम डिफरेंशिएट तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dx यहाँ ले आते हैं, हमें dx के जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो dx को इधर ले आते हैं और यहाँ हो जाएगा क्या, माइनस dt बाई साइन एक्स। ठीक है, अब हम मेन फंक्शन पे आ जाते हैं। तो माइनस साइन एक्स एज इट इज रहेगा। 1 प्लस कॉस एक्स के जगह क्या एज्यूम किया है, t, तो यहाँ t आ जाएगा। dx के जगह क्या था, माइनस dt अपॉन साइन एक्स। इससे क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स से माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1/t और इंटू dt। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो यहाँ पर रहता है ना, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये भी फंक्शन उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होना चाहिए जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में यहाँ पर dt, dx, dv जो भी है, जो भी वेरिएबल का यूज कर रहा है, तो ये दोनों सेम रहना चाहिए, दोनों अलग अलग नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि 1/t dx, तब ये गलत हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी मैंने बताया था 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, तो log t और प्लस c। अब वापस से हम क्या करेंगे, इसे x के टर्म्स में लेंगे। तो t के जगह क्या था, 1 प्लस कॉस एक्स,
तो हो जाएगा log 1 प्लस कॉस एक्स एंड प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स को यूज करते हैं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है 1/√3x प्लस 4 माइनस √3x प्लस 1 dx। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं जहां पे ज्यादातर रूट वूट दिया रहे तो इसमें हम रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइजेशन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर सच क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज करेंगे। तो 1/√3x प्लस 4 माइनस √3x प्लस 1 इंटू √3x प्लस 4 प्लस √3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3x प्लस 4 प्लस √3x प्लस 1 dx के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ऊपर में यही रह जाएगा प्लस वाला √3x प्लस 4 प्लस √3x प्लस 1 और नीचे में क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 3x प्लस 4 और माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, √3x प्लस 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3x प्लस 4 आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो √3x प्लस 4 प्लस √3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4 माइनस 3x माइनस 1। 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा आपका √3x प्लस 4 प्लस √3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 3। अब ये 1/3 क्या है, कांस्टेंट है। 1/3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले आते हैं। 1/3 को बाहर ले आते हैं, अंदर में आ जाएगा √3x प्लस 4 प्लस √3x प्लस 1। ठीक है, dx के रेस्पेक्ट में। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का भी एक रूल होता है कि अगर इसके अंदर भी दो फंक्शन दिया है और दोनों के बीच में एडिशन है, दोनों x के ही रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट हो रहा है तो ये इंडिविजुअल इंटीग्रेट हो जाता है। लाइक इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। ठीक है, ये भी इंटीग्रेशन हो प्लस माइनस कुछ भी हो, लेकिन प्रोडक्ट हो तब बाई पार्ट्स का मेथड लग जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स में ऐसा हम यूज नहीं करते। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमारे क्या था 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ √3x प्लस 4 dx प्लस 1/3 इंटू √3x प्लस 1 dx। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 4 टू द पावर 1/2 dx प्लस 1/3 इंटू 3x प्लस 1 टू द पावर 1/2 dx। ठीक है, अब आप इसे एक तो मेथड से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूट कर दो। 3x प्लस 4 को अगर आप t ले लेते हो, ठीक है, अगर आप 3x प्लस 4 को t ले लेते हो और 3x प्लस 1 को क्या ले लेते हो u, तभी आप सॉल्व कर सकते हो। या फिर एक नॉर्मल मेथड बता देते, क्योंकि हर बार इतना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन यूज करना काफी लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, का जो सॉल्यूशन होता है वो काफी ज्यादा लेंदी हो जाता है। तो उस लेंथ को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x टू द पावर n का फॉर्म है ये x टू द पावर n। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n का x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो 1/3 इंटू 3x प्लस 4 टू दी पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1। और ये जो 3x है इसके अंदर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 3। ठीक है, इस डिफरेंशिएशन को हम डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते, डिवाइड कर देते हैं इंटू 1/3 से। तो ये एक शॉर्टकट टाइप का होता है। वैसे तो इसका मेथड है कि सब्स्टिट्यूट करके आप बनाओ, लेकिन क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा इसलिए हम क्या करते हैं, इसे डायरेक्ट बनाते हैं। यहाँ भी वही करेंगे, 3x प्लस 1 टू दी पावर 1/2 प्लस 1 क्या होता है 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 इंटू 1/3 और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देंगे प्लस c। तो यहाँ हो जाएगा 1/9 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 3/2, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 3x प्लस 4 टू दी पावर 3/2 प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा 1/9 इंटू 2/3 इंटू 3x प्लस 1 टू दी पावर 3/2 प्लस c। यहाँ पे हो जाएगा 2/9 3 27 प्लस इंटू 3x प्लस 4 टू दी पावर 3/2। यहाँ पे अगर चाहे हम कॉमन ले सकते हैं, 2/27 दोनों में आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसी टाइप से क्या करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके काफी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जो होता है उसका यूज करेंगे और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से।
थैंक यू। इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।